हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनेसा पीरियड के एमसीक्यूज के बारे में। तो हम बेसिकली क्या है, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ चलेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को पता चलेंगी कि किस किस इंसान ने क्या क्या अलग बुक्स लिखी, क्या क्या अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज करी। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्योरी जो पार्ट है वो ऑफकोर्स हमको याद रहता है, कहीं ना कहीं स्टोरी फॉर्म में चलता है, बट एमसीक्यू ही है जो हमको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं लगातार, और बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं। तो उसी से हमारी क्या बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, रेनेसा पीरियड स्टार्टेड इन विच सेंचुरी, या कौन सी सेंचुरी में रेनेसा पीरियड स्टार्ट होता है? तो भाई साहब 16वीं सदी में आपका क्या होता है, रेनेसा पीरियड चालू हो जाता है। ठीक है, 16th सेंचुरी इज द आंसर। In English literature, the period from 1500 to 1600 is called the period of the Renaissance period. क्या होता है? The Renaissance period कहा जाता है। ठीक है, Which period is also known as the Elizabethan period? भाई देखो, एलिजाबेथियन पीरियड की जब मैं बात करता हूं तो ये क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो इंग्लिश लिटरेचर है वो अपनी हाइट पे था। ठीक है, क्या था, वो अपनी हाइट पे था। तो विच पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एलिजाबेथ पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर, और द एज ऑफ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की बात आ गई यहाँ पे, सबको पता है कि शेक्सपियर जो थे वो किस पीरियड के पोएट थे, तो रेनेसा पीरियड के पोएट थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका रेनेसा पीरियड। रेनेसा मीन्स रिवाइवल और रीबर्थ। यस भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। न्यू स्पिरिट, तो यस बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी। रेनेसा का जो बेसिक मतलब है, जो हम लैटिन मतलब निकालते हैं, वो रिवाइवल और रीबर्थ होता है, और जब हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं इसका, तो वो क्या हो जाता है आपका, न्यू स्पिरिट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। The period followed by the Middle Ages in Europe was the Renaissance period. क्या, the Renaissance period। Restoration period नहीं था, जॉनसन पीरियड बहुत लेटर अर्लियर कहानी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी, Renaissance period। When the world was reborn in many ways। ठीक है, वर्ल्ड रीबॉर्न मतलब रीबर्थ, किसकी बात हो रही है, रीबर्थ। रीबर्थ से क्या तात्पर्य है, रेनेसा। ठीक है, कि रेनेसा हो गया आपका। तो रेनेसा की जब हम बात करते हैं तो 1500 से लेके 1600 की बात हो जाती। तो ये पीरियड होता हमारा क्या, रिवाइवल का या रीबर्थ का। द रेनेसा फर्स्ट बिगैन इन, कौन सी कंट्री में रेनेसा सबसे पहले आता है, तो फ्रांस में। जब हम पीरियड देखते हैं 15 से 16वीं सदी का, तो यहाँ पे लुइस राज कर रहे हैं, बर्बन डायनेस्टी राज कर रही है। स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन में भी बर्बन डायनेस्टी रहती है, बट वो भी नहीं आ जाएगा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इटली, सी, इटली। जब रेनेसा पीरियड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि सबसे पहले बेसिकली क्या था, रेनेसा कहाँ आया था, इटली में आया था। जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, जब कस्तुतुनिया का पतन होता है, तो वहीं से जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, वो सबसे पास में या सबसे पास ग्रीक कल्चर के कौन सी कंट्री थी, तो वो इटली ही थी। वहीं पे कहीं ना कहीं क्या थे, ग्रीक कल्चर्स के हमको चीजें देखने को मिलती हैं, कई सारे हमको रेलिक्स देखने को मिल जाते, तो वो लोग कहां चले गए थे, सीधा इटली चले गए थे। तो इसलिए रेनेसा का बर्थ जो है वो इटली में हुआ था। इन विच फील्ड डिड द रेनेसा बिगेन इन इटली। इटली में रेनेसा फील्ड किस किस में काम करता है, तो आर्ट में काम करता है और आर्किटेक्चर में काम करता है, मतलब बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। चलिए, द गोल्डन एज ऑफ ग्रीस एंड द रेनेसा इन यूरोप were both characterized mainly by religious revival। नहीं भाई साहब, यहां पे क्या था, religious revival नहीं था, ये कुछ और ही था। तो religious revival नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अपहीवल बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक डिक्लाइन तो नहीं था, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जरूर था। आंसर क्या बच गया हमारे पास, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी अचीवमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, डी, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी अचीवमेंट। चलिए, the country which became the most powerful nation in Europe in late 16th century। late 16th century की बात हो रही है, यहां पे क्या आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। क्या रीजन हो जाएंगे, एक तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, साथ ही साथ दूसरा रीजन क्या आ जाएगा यहां पे, इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इन दो चीजों की वजह से क्या है, हमारा इंग्लैंड जो हम बोल रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन था। आगे जाके जब हम बात करते हैं तो इसी इंग्लैंड के पास क्या थी, सबसे ज्यादा कॉलोनीज भी हुआ करती थी। चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू मिडिल एजेस व्हाट चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड? न्यू वर्ल्ड वर डिस्कवर्ड। यस भाई साहब, बिल्कुल नए नए रूट्स डिस्कवर हुए थे, नई नई चीजें डिस्कवर हुई थी। न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग वाज डेवलप्ड। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा आंसर, सी बोथ ए एंड बी। When was the fall of Constantinople occurred by the invasion of Turks? भाई जब कॉन्स्टेंटिनोपोल की हम क्या बोल रहे हैं, फॉल के बात कर रहे हैं, तो 1453 जो है डेट है आपकी, बेसिकली ईयर है जिस दिन क्या करते हैं, फाइनली जो टर्क्स है, जो ऑटोमन एम्पायर है, वो किसको कैप्चर कर लेता है, आपके कस्तुतुनिया को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1453। Who himself made the head of Church of England? भाई साहब यहां पे क्या बात हो रही है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की किसने अपने आप को हेड बना लिया, मतलब यहां पे स्टेट प्लस रिलीजन का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। स्टेट और रिलीजन का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाता है यहां पे, किंग हेनरी द 8th थे जिन्होंने अपने आप को इंग्लैंड के चर्च का क्या बना दिया था, हेड बना दिया था, और फाइनली स्टेट और रिलीजन को क्या कर दिया था, इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, किंग हेनरी द 8th। When did King Henry VIII cut off all contact with the Catholic Church and the Pope? यहां पूछा क्या है, where? किंग हेनरी की बात आती तो इंग्लैंड, अब इंग्लैंड तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब रिलीजियसली बात करते तो रोम क्या था, एक बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था पूरे के पूरे कैथलिक चर्चेस का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, रोम। यानी कि रोम में क्या था, बेसिकली हेनरी 8 ने क्या कर दिया था, पूरा कट ऑफ कर लिया था अपने आप को पूरा कैथलिक चर्च से और पोप से। A reaction against the Catholic Church in many parts of the Europe, which movement became more and more important? मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, चर्च के अगेंस्ट, कैथलिक चर्च के अगेंस्ट जो क्या था, बहुत सारे पार्टों में जो रिवोल्ट चल रहा था। बेसिकली ये रिवोल्ट कोई माराकुटी वाला नहीं था, ये रिवोल्ट बेसिकली किस बेस पे था, न्यू आइडियाज। ठीक है, तो एक नई आइडिया, नई विचारधारा सामने आती है कैथोलिकिज्म में ही। बेसिकली हम कैटेकिज्म की बात करते हैं तो उसमें ही नई विचारधारा आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेनिज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए, रिवाइवल ऑफ लर्निंग तो ऑफकोर्स एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट रिवाइवल ऑफ लर्निंग नहीं है, ये रेनेसां से कंप्लीटेड है। हम यहाँ पे टोटल रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेनिज्म। At the time of old regime, who was considered closest to the god? ठीक है, मतलब यहां पे ओल्ड regime की बात आ रही है, मतलब यहां पे किसकी बात आ रही है, मोनार्क। यही पॉलिटी का हेड हुआ करता था, यही सेंटर में हुआ करता था, और मोनार्क के पास क्या था, डिवाइन राइट टू रूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, किंग और क्वीन। क्या आ जाएगा आंसर, किंग और क्वीन। ठीक है, तो किंग और क्वीन ही थे जिनको क्या करा जाता था, गॉड के सबसे क्लोजेस्ट कंसिडर करा जाता था। Who brought church and state together during 1529 to 1539? यहां पे बात किसी होगी, इंटीग्रेशन की होगी, तो हेनरी द 8th हो जाएंगे, किंग हेनरी द 8th हो जाएगा आंसर। Emphasis on humanism, a man's concern with himself as an object of contemplation, was the chief characteristic of which of the period? ह्यूमैनिज्म की बात होती है, मतलब किसकी बात करें, पेट्रार्क की बात करें, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। पेट्रार्क कहां से रिलेट करते थे, तो आपके रेनेसां पीरियड से करते थे। कहां से रिलेट करते थे पेट्रार्क, तो आपके रेनेसां पीरियड से करा करते थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए, द रेनेसां पीरियड। द मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म वाज स्टार्टेड इन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिज्म वाज स्टार्टेड इन, भाई साहब ह्यूमैनिज्म किससे रिलेटेड, रेनेसां से। रेनेसां किससे रिलेटेड, सीधा इटली से। किससे रिलेटेड, सीधा इटली से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, इटली। Who started humanist movement in the 14th century? अभी मैंने बताया बेसिकली क्या आपका ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो पेट्रार्क है, बट ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो वो तीनों नाम आते हैं हमारे सामने, क्या, दांते, पेट्रार्क और बोकासियो, ये तीनों हमारे सामने नाम आते हैं। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The first Englishman who wrote under the influence of Greek studies was Sir Thomas More.
कौन थे? सर थॉमस मोर थे, जिन्होंने क्या करा था, बहुत सारी ग्रीक स्टडीज से, ग्रीक उनकी कल्चर से इंस्पायर होके इंग्लैंड में क्या करा था, बेसिकली काफी कुछ लिखा था और काफी कुछ लोगों को जागरूक करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो वन ऑफ द रेनेसां लिटरेचर हुआ करते थे किसके? आपके इंग्लैंड के टाइम के। यूटोपिया रिटन इन लैटिन इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने क्या कहा था? यूटोपिया लिखा था, एक लिटरेरी वर्क लैटिन में, अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक कल्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सर थॉमस रो। द लिटरेरी पर्सनालिटी हु एक्सेप्टेड एंड एडवोकेटेड द क्रिटिकल रूल्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक। मतलब यहां पे ये ऑपोजिट चल रहा है भाई साहब, ठीक है। ये लिटरेरी पर्सनालिटी क्या कर रहा है? ये ऑपोजिट चल रहा है। जहां लोग क्या कर रहे थे कि लोग नए विचारधारा की तरफ जा रहे थे, न्यू आइडियोलॉजीज की तरफ जा रहे थे, डेवलपमेंट की ओर आ रहे थे, ये इंसान यही बोल रहा था कि भाई साहब नहीं, जो हमारे पुराने नियम कायदे कानून थे वो क्या है थे? सही थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, विलियम शेक्सपियर और सर थॉमस मोर तो क्या हो गए? ये रेनेसां पीरियड के हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो डी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सर फिलिप सिडनी। आंसर ए, सर फिलिप सिडनी। द डिफेंस ऑफ पॉसी इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ। डिफेंस ऑफ पॉसी की बात करें, देखो यहाँ पे डिफेंस वर्ड आ गया, रेनेसां पीरियड की बात हो रही, डिफेंस वर्ड आ गया, तो डिफेंस वर्ड कौन यूज करेगा? वही इंसान यूज करेगा क्या? जिसने कहीं ना कहीं पुराने कल्चर को या पुरानी सोसाइटी को डिफेंड करा था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सर फिलिप सिडनी, ठीक है। चलिए, विच वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिज्म? डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स, man's concern with himself as an object of contemplation। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स। भाई ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका? पूरा का पूरा मेन सेंटेंस में आ जाएगा या मेन डेफिनेशन में आ जाएगा ह्यूमैनिज्म की, ठीक है। बट जब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो नए खोजों की, नई दुनिया की जो खोज है, अमेरिका हो गया, इंडिया का सी रूट हो गया, अलग अलग जगह हो गई, कोलंबिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, ये सब जो पार्ट आ जाता है किसमें आ जाता है? डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स। अ न्यू लिटरेरी फॉर्म इन द रेनेसां पीरियड, द एसे, ठीक है। द एसे क्या है? एक बुक है, ठीक है। ये किसने रखी थी? तो द एसे बुक जो है बेसिकली आपके फ्रांसिस बेकन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फ्रांसिस बेकन ने लिखी थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, बेकन, ठीक है। चलिए, इन ड्रामा हु प्रोब डाउन इनटू डीप रिसेस ऑफ द ह्यूमन पैशन इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। मतलब यहां पे बेसिकली इसकी बात हो रही है, ड्रामा की बात हो रही। तो देखिए, शेक्सपियर तो क्या थे? आपके पोएट थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, ऐसी बात नहीं है, बट ये क्या था? बेसिकली डीप रिसेस ऑफ ह्यूमन पैशन पे नहीं थे, ये बेसिकली थोड़ा क्या रोमांटिसिज्म की तरफ थे, रोमांटिक्स की तरफ थे। तो शेक्सपियर नहीं हो जाएगा, नन ऑफ दिस हट जाएगा। क्रिस्टोफर मार्लो, अगर आप याद करेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो ही थे जो अगेन शेक्सपियर के बाद में अपने रेनेसां पीरियड के लिटरेचर आर्टिस्ट माने जाते हैं। किसके? आपके इंग्लैंड के। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, क्रिस्टोफर मार्लो। द ऑथर ऑफ यूफेसिस इज इन पोर्स ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड व्हाट, ठीक है। यहां पे किसकी बात हो रही है? यूफेसिस बुक की बात हो रही है। तो जॉन लिली क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा जॉन लिली जो थे, इन्होंने बुक लिखी थी क्या? द यूफेसिस करके बुक लिखी थी। चलिए, Who wrote his Arcadia in the form of fiction in prose writing in the Renaissance period? भाई his Arcadia की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात आ जाएगी? आपके सर फिलिप सिडनी की। किसकी? सर फिलिप सिडनी की हो जाएगी। इन्होंने अपनी आर्केडिया जो थी लैटिन में प्रोस वर्स में ली थी ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। चलिए आगे देखते हैं। लिटरेरी वर्क ऑफ स्पेंसर इन प्रोस राइटिंग इन रेनेसां पीरियड व्हाट? लिटरेरी वर्क ऑफ स्पेंसर की बात आती है, तो स्पेंसर की आर्केडिया हट जाएगी, नन ऑफ दिस हट जाएगा। सी, फेरी क्वीनी जो था, ये इसका हो जाएगा क्या आंसर? क्या हो जाएगा? फेरी क्वीनी आंसर हो जाएगा सी। द पीरियड विच प्रॉम्प्टेड द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। भाई रिवाइवल ऑफ लर्निंग की बात आती है, रिवाइवल जहां शब्द आ जाए भाई साहब बिल्कुल आंख बंद करके रेनेसां पीरियड लगाना। सी, रेनेसां पीरियड। द एसेंस ऑफ मूवमेंट, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग वॉज, मतलब एसेंस इसका पूछ रहा है, बेसिकली इसका जिस्ट पूछा जा रहा है। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, यस ये ऑप्शन है। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, भाई साहब यहाँ पे क्या आ रहे हैं? दोनों एस्पेक्ट आ जा रहे हैं ह्यूमैनिज्म के। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स अकेला नहीं है, ये भी अकेला नहीं है, नन ऑफ दिस हट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। यही तो एस्पेक्ट है किसके? आपके ह्यूमैनिज्म के। Along with dash, the new discoveries took place in several other fields. Revival of learning. Along with revival of learning, new discoveries took place in several other fields. ठीक है, चलिए। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत कॉमन आंसर है, कोलंबस की नाम बात आ जाती है यहाँ पे। किसकी?
कोलंबस की बात आती, वास्को डी गामा सी रूट टू इंडिया, ठीक है। कोपरनिकस की बात आती तो ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, कोलंबस। द डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम वॉज मेड बाय कोपरनिकस। क्या कोपरनिकस ने क्या दी थी? आपकी थ्योरी दी गई थी किसकी? सोलर सिस्टम की। सूरज जो है बीच में है और बाकी सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, कोपरनिकस। गैलीलियो की बात करते हैं तो गैलीलियो ने क्या करा था? टेलीस्कोप। कोलंबस, अमेरिका। चलिए, आंसर इसका है ए, कोपरनिकस। ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ लर्निंग व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप? बुक्स वर प्रिंटेड, यस, बुक्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट देखता हम प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है, बहुत ही बड़ा रोल देखते हैं। साथ साथ फिलोसफी, साइंस, आर्ट्स वर सिस्टमाइज्ड, यस, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? सी, ऑल ऑफ द अबव। What was new spirit which awoke in Europe with the revival of learning? Revived a new world of poetry and philosophy. Truth was the only authority. Answer क्या हो जाएगा? A, both A and B. क्या हो जाएगा? Both A and B. Who is considered as the model of people during the Renaissance? Renaissance period के टाइम पे कौन सा ऐसा कल्चर था जिसको क्या माना गया? रोल मॉडल माना गया। तो वो रोमन और ग्रीक कल्चर था। क्या था? रोमन और ग्रीक कल्चर था, जिसको कहीं ना कहीं बेस बनाया गया, जिसको पढ़ा गया और इसी के बेसिस पे क्या करा गया? यार हम इतने डेवलप हुआ करते थे और अब हमारी क्या सिचुएशन है, तो अब हमें क्या करना है? आगे डेवलप करना है, एक न्यू एज की ओर जाना है। तो बेस क्या बनता है इसका? रोमन और ग्रीक कल्चर। क्या बनता है? रोमन और ग्रीक कल्चर। Which of the following techniques was not used in the Renaissance art? ठीक है, रियलिज्म मतलब रियलिटी को शो करना, ये बिल्कुल हुआ था। पर्सपेक्टिव की बात करें, अपना पर्सपेक्टिव शो करना, तो ये तो सबसे आगे ही था। इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बीच में लेकर आना और उसके बारे में आर्ट करना, ये भी सही बात है। एब्स्ट्रैक्ट जो था वो इस टाइम पे यूज नहीं होता, या फिर यूज भी हुआ था तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर नहीं बन पाया था। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था बेसिकली वो हो जाएगा क्या इसका आंसर? कि इस टाइम पे रेनेसां पीरियड के टाइम पे रियलिज्म था, पर्सपेक्टिव था, इंडिविजुअलिज्म था, बट कहीं ना कहीं हमको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखता देखने को नहीं मिलता। आंसर क्या हो जाएगा? डी, एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट स्पार्क्ड द रेनेसां? ठीक है, द 95 थीसिस नहीं, क्रूसेड नहीं, क्रूसेड तो बेसिकली देखो चर्च के डिमिनिशन के लिए था। ब्लैक प्लेग नहीं। आंसर क्या जाएगा? द फ्यूडल सिस्टम विच वॉज कोलैप्सिंग। यही ना कि क्या हुआ था? फ्यूडल्स यहाँ पे कमजोर पड़ गए थे और यही हमको क्या देखने को मिलता? राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, राइज ऑफ मिडिल क्लास हमको यहाँ पे देखने को मिलता। आंसर क्या हो जाएगा? ए, द फ्यूडल सिस्टम वॉज कोलैप्सिंग। Who lost the most power during the Renaissance? Italian merchant बिल्कुल नहीं भाई साहब, ब्लैक पीपल बिल्कुल नहीं, किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन बिल्कुल नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? कैथोलिक चर्च। क्या आ जाएगा आंसर? कैथोलिक चर्च। यूटोपिया वॉज रिटन बाय, यूटोपिया जो भाई बुक है बेसिकली किसने लिखी थी? तो आपकी किसने लिखी थी? थॉमस मोर ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? थॉमस मोर ने लिखी थी। मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी। द प्रिंस, अगेन मैकियावेली की बात आती है, द प्रिंस was written to gain favor of, ठीक है, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का फेवर गेन करने के लिए क्या लिखा गया था? आपका द प्रिंस लिखी गई थी। चलिए, Who translated the New Testament into German for the first time? जर्मन की बात हो रही है यहाँ पे। पोलाजियोस, क्रेवेंटस तो बिल्कुल नहीं होंगे, इटालियन नाम आ जाता है। अलेक्जेंडर फोर रशियन आ जाता है। मार्टिन लूथर जो है इसका आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर ही थे जिन्होंने सबसे पहले क्या करी थी? बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट करी थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर इसका आंसर आ जाएगा। द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली भी बात कर ली थी, पेट्रार्क को बोला जाता है क्या? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। और इन तीनों को क्या बोला जाता है? ह्यूमनिज्म रेवोल्यूशन का स्टार्टर या जनक। ठीक है, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म की बात आती है, ह्यूमनिज्म की बात आती है तो पेट्रार्क है। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की बात आती है तो हम इन तीनों का ही नाम लेंगे। ठीक है, किसी से एक का नहीं लेंगे, तीनों का ही नाम लेंगे। Renaissance thinkers argued that women should be educated confined solely to music। यही एक रेनेसा की सबसे खराब बात थी कि इन्होंने उस टाइम पे भी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए। क्या नहीं दिए? इक्वल राइट्स नहीं दिए। इन्होंने सोचा जो उनकी एजुकेशन है वो सीधा सिर्फ म्यूजिक, डांसिंग और निटिंग तक ही रहनी चाहिए। चलिए, An important feature of the Renaissance was an emphasis on alchemy and magic। नहीं भाई साहब, ये तो पुरानी सोच हो गई। लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, यही सब बिल्कुल बताइए। शिवलरी ऑफ मिडिल एजेस नहीं, टीचिंग ऑफ सेंट थॉमस नहीं। आंसर क्या जाएगा इसका? बी, द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम।
which was not a characteristic of Renaissance. Emphasis on individuality, yes. Confidence in human rationality, yes. Emergence of merchant oligarchies, yes. आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये इसका फीचर नहीं था। आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? डी। क्या हो जाना चाहिए? डी। चलिए, ये क्या था? एक फीचर नहीं था रेनेसां का। दैट मीन्स ये ऊपर के तीन जो है ये क्या थे? फीचर थे। ठीक है, किसके? आपके रेनेसां के। The Northern Renaissance differed from the Italian Renaissance. Growth of religious activity among common people. Earlier occurrence तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इटली में ही हुआ था। Greater appreciation of pagan writers नहीं। Decline in the use of Latin नहीं। ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर क्या जाएगा? Growth of religious activity among the common people। एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है किसमें? इटली के रेनेसां में और नॉर्दर्न कंट्रीज के रेनेसां में। For ordinary women, the Renaissance had very little impact। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन उनको ज्यादातर सेम राइट्स नहीं दिए गए थे, उनके लिए एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ग्रेटली इंप्रूव द मटेरियल कंडीशन मैटर नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्सन द सोशल स्टेटस नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मतलब ग्रेट इंपैक्ट नहीं था। ठीक है, अलाउड देम टू एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भी नहीं बात है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हैड अ वेरी लिटिल इंपैक्ट। थॉमस मोर यूटोपिया प्लेस द ब्लेम फॉर सोसाइटीज प्रॉब्लम ऑन। थॉमस मोर की यूटोपिया जो थी, उसने सोसाइटी की प्रॉब्लम का जड़ क्या बताई? तो वो सोसाइटी खुद को बताई। क्या बताई? सोसाइटी खुद को ही बताई कि सोसाइटी अपने आप में क्या इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, चलिए, इन रेनेसां पीरियड विच फैक्टर वाज एम्फसाइज्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमैनिज्म। ठीक है, विच फैक्टर एम्फसाइज्ड बाय फिलॉसफी ऑफ ह्यूमैनिज्म? सुपीरियरिटी ऑफ मिडिवल थॉट, बिल्कुल नहीं। डिवोशन टू रिलीजन, बिल्कुल नहीं। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, हो सकता है। ओबीडियंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बेसिकली क्या थे? अब आते हैं 53 क्वेश्चन नंबर पे। विच पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट रिप्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ रेनेसां? ठीक है, विच पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ रेनेसां? Greek or Roman civilization worthy of study? Yes, of course. Class distinction in society should be abolished. ठीक है। Religious doctrines are the only subject of value, बिल्कुल नहीं। The glorification of human being is sinful, ये भी बिल्कुल नहीं। बट देखो, दो में आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। बेस की बात करते हैं तो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन को बेस माना जाता है, किसका? आपके रेनेसां का। यहीं से फिलोसफी भी उठती है। क्लास डिस्टिंक्शन की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन आर वर्दी ऑफ स्टडी। Which feature was typical of Greece during the Golden Age and Italy during the Renaissance? मतलब क्या था बेसिकली यहाँ पे? कौन सा ऐसा फीचर था जो कि ग्रीस के टाइम पे और इटली के रेनेसां के टाइम पे कॉमन हुआ करता था? यूनिवर्सल सफरेज नहीं। रेडिकल डाइवर्सिटी नहीं। सोशल इक्वालिटी तो कभी नहीं थी। तो क्वेश्चनिंग स्पिरिट जो था, ये ग्रीक कल्चर का या ग्रीक गोल्डन एज का, साथ ही साथ इटालियन के रेनेसां पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करता था। क्या? आपका क्वेश्चनिंग स्पिरिट। The humanist of Renaissance differed from the tradition. The humanist of Renaissance differed from the traditional medieval philosopher in the humanist. Interest in spiritual life of people, ये लोग बिल्कुल नहीं ले रहे थे। Lack of interest in ancient Greek, नहीं। Rejection of Christian principality, नहीं। Emphasis on importance of individual, ये हो जाएगा क्या? डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब ह्यूमनिज्म पे या इंडिविजुअलिज्म पे काफी फोकस था। Which idea about leadership would Niccolo Machiavelli would likely to support? निकोलो मैकियावेली की बात आती है तो अगेन किसकी बुक बात कर रहे हैं? प्रिंस की। प्रिंस में क्या दिया गया था? आपका शेर और लोमड़ी का सिद्धांत दिया गया था। मतलब जहां शेर बनना चाहिए वहां शेर बनो, जहां लोमड़ी बनना चाहिए वहां लोमड़ी बनो। मतलब सीधी सी कहानी है, लीडर शुड डू व्हाटएवर इट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल्स। लीडर शुड डू व्हाटएवर नेसेसरी टू अचीव देयर गोल्स। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, विच सिचुएशन कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां? मतलब बिगिनिंग ऑफ रेनेसां में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का था? स्ट्रॉन्ग रूलर्स, सेंसर्ड न्यू आइडियाज, यूरोप बिकेम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर रीजन्स, एम्फेसिस ऑन रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज्ड, अ वेल्दी क्लास दैट सपोर्टेड द आर्ट्स एंड मस्ट। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग रूलर्स, सेंसर्ड न्यू आइडियाज, तो भाई साहब अगर सेंसर कर देंगे न्यू आइडियाज बनेंगे कहां से? तो ये गलत हो गया।
यूरोप बिकेम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड तो कहीं से नहीं था भाई साहब, फ्रांस को छींक जाती तो यूरोप को सर्दी लग जाती थी, तो ये भी नहीं होगा। एम्फेसिस ऑन रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, नहीं भाई साहब, रिलीजन का तो कोई काम नहीं था, इंडिविजुअलिज्म का काम था। अ वेल्दी क्लास दैट सपोर्टेड द आर्टिस्ट इमर्ज, यस ये हो जाएगा। इटली में हम देखते हैं क्या, राइज ऑफ मिडिल क्लास, यही वेल्दी क्लास क्या करता है, अल्टीमेटली फ्यूडलिज्म को और वीक कर देता है, और डिपेंडेंसी ऑफ मोनार्क जो होती है वो इस वेल्दी क्लास पे हो जाती है रादर देन फ्यूडलिज्म। Which was a major characteristic of Renaissance? रेनेसां का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो ह्यूमैनिज्म। क्या था, ह्यूमैनिज्म। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ह्यूमैनिज्म। तो ये बेसिकली क्या था, आपके पूरे पूरे रेनेसां के क्वेश्चंस थे। कुछ और भी क्वेश्चंस है जो आप ऑफकोर्स ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। टिल देन अभी हम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एक छोटी सी नई पहल लेकर आया है, हमारी नई साइट magnetbrains.com। साथ ही साथ हमने हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है गूगल प्ले स्टोर पे, सो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट, ठीक है। फॉर नाउ magnetbrains.com है क्या, क्या काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, 2 मिनट का वॉक थ्रू है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए आप क्या होता है, यूट्यूब पे जाते हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट सर्च करते हो, तो आई नो बहुत सारा कंटेंट है और कहीं ना कहीं सर्च करने में टाइम ऑफकोर्स आपको लगता है, तो कुछ नहीं करना, सीधा आना है कहाँ, magnetbrains.com पे। कहाँ आओगे आप, सीधा magnetbrains.com पे आओगे। जैसे ही लॉग इन करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, पूरा पूरा एंटर दबाओगे, ये आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा जी, स्क्रॉल करना है, यहाँ देखो पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है अलग अलग चीजों की, जो जो आपको पढ़ना है। भाई साहब आपका कोर्स हो गया इंग्लिश का, हिंदी का, NTSC, ओलंपियाड, CUET वगैरह सब चीजों का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं, आपको चैनल पे ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो कुछ नहीं, magnetbrains.com गए, नीचे स्क्रॉल करा, ओलंपियाड पे क्लिक करा। ओलंपियाड पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखना राजा बेटा, ये क्या क्लास अच्छे से चूज करना। कहाँ आप चूज करोगे, क्लास 9th पे जाओगे, तो जैसे क्लास 9 के टैब पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने आपके गुरुजी लोग हैं, जितने आपके टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ओलंपियाड के, वो सब वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, एक नया पेज लोड होगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। घबराना नहीं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पे पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी आपको, लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही देखो लिस्ट में साथ साथ ये लेक्चर का टॉपिक है, इसमें 4 लेक्चर, 2 लेक्चर, 9 लेक्चर ऐसा है, ठीक है। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक कर दोगे ना, ऐसा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू और खुल जाएगा, ठीक है, और फर्दर पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, कितने टाइम का है वीडियो ये देखने को मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे वॉच नाउ मिल जाएगा। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर जो है आपका वहीं का वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कहीं यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक नहीं दी जाएगी, किसी भी टाइप से आपको उस पेज से नहीं हटाया जाएगा, सीधे सीधे यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी आपको वहीं खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने वीडियो को अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।